नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा करेंगे हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से सीटों को लेकर रार बरकरार है, तनातनी चल रही है। हालांकि थोड़ी थोड़ी तनातनी दोनों तरफ है, लेकिन जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, जिसको महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी MVA कहते हैं, उसमें नेताओं और उम्मीदवारों के बीच कई तरह का कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन तब है जब आज नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन है। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने किनारा तो कर लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव के कैंडिडेट को यानी साइकिल छाप को हम समर्थन देंगे, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को यह फैसला क्यों करना पड़ा और कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी। अखिलेश यादव तो महाराष्ट्र में सरेंडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में किया। जबकि लोकसभा में जब थोड़ी सी सीटें बढ़ी थी तो क्रेडिट दे रहे थे, कह रहे थे ये राहुल गांधी की जीत है, लेकिन अब वहां पर उपचुनाव लड़ तक नहीं रहे। तो आखिर ये क्या है विपक्षी इंडी गठबंधन का, उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण है, आगे क्या होने वाला है, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी अयोध्या की, क्योंकि इस बार वहां पर जो दीपोत्सव है वो बहुत ही विशेष है। बहुत विशेष इसलिए क्योंकि करीब करीब 500 साल के संघर्ष के बाद, त्याग के बाद, बलिदान के बाद रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछले साल 22 जनवरी को, इसी साल 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी के बाद अब जो ये दीपोत्सव है, ये पहला दीपोत्सव है। तो करीब करीब 25 लाख दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, लेकिन इससे भी कुछ लोगों को मिर्ची लगी है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने आयुष्मान भारत PMJAY का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से भी अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार सरकार की प्रतिबद्धता। महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गज कर रहे हैं नामांकन। महाराष्ट्र के लिए भाजपा की चौथी सूची जारी, तो एनसीपी शरद पवार गुट ने भी जारी की अपनी 5वीं सूची। जम्मू कश्मीर के अखनूर में कल से शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 3 आतंकवादी ढेर। झारखंड की राजधानी रांची में शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। IAS अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव के ठिकानों पर छापेमारी। और अयोध्या में रामलला विराजमान के भव्य मंदिर के बाद ऐतिहासिक दीपोत्सव। 25 लाख दीपों से रामलला का अभिनंदन, लाखों लोगों को उत्सव में पहुंचने की उम्मीद। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस और अब हम देखेंगे खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात है महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी हुई कि महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि मोटे तौर पर जैसे आप देश भर में देखते हैं कि सत्ताधारी NDA है, विपक्ष में इंडी गठबंधन है। वहां पर यही गठबंधन है, सत्ताधारी NDA ही है, विपक्षी वहां पर इंडी गठबंधन ही है, लेकिन वहां नाम थोड़ा अलग अलग है। महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी उसको महायुति और जो विपक्ष में उनको MVA यानी महाविकास आघाड़ी कहते हैं। आज वहां नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नेताओं में है, कंफ्यूजन उम्मीदवारों में है। तो आज हालांकि दोपहर के बाद यानी अब से कुछ देर बाद
नामांकन की प्रक्रिया वहां पर खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र में, लेकिन एमबीए में जो विपक्षी एमबीए गठबंधन है, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हर दल को चाहिए वहां पर जिताऊ उम्मीदवार। तो एमबीए में कई नेता दूसरी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इस बीच भाजपा ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उमरेडा से सुधीर लक्ष्मण राव पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट दे दिया है। विधानसभा के लिए उधर शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, उसने भी आज 5 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 5 नामों का ऐलान किया गया है। एनसीपी शरद पवार गुट के द्वारा माढ़ा विधानसभा क्षेत्र से अभिजीत पाटिल को प्रत्याशी बनाया गया है। माढ़ा विधानसभा क्षेत्र शरद पवार का गढ़ माना जाता है। साथ ही इस 5वीं लिस्ट में पंढरपुर से अनिल सावंत, मोहोर से राजू खरे को टिकट दिया गया है। इस तरह से शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी गुट है, उसने अब तक 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने फिलहाल 90 सीटें आपस में बांटी हैं और इस तरह से 270 का आंकड़ा हो जाता है। वैसे तो कुल 288 है, तो 18 सीटें जो बची हैं उसको सहयोगी दलों को देने की बात हो रही है और साथ में उसमें जो कुछ बच जाएगा तो फिर आपस में बांटेंगे। तो कुल मिलाकर के 90 सीटों में से शरद पवार की जो पार्टी है वो 88 सीटों का ऐलान कर चुकी है और बाकी पार्टियां भी ऐलान कर रही हैं। तो इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस जो है, उनके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चुनाव एक तरफा होने वाला है और महाविकास आघाड़ी की जीत निश्चित है। वैसे भी एक तरफा होगा यहाँ का, हमारे क्षेत्र का। और महाराष्ट्र में जो स्थिति आज है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, हाल जो सरकार है, जो बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली, वो सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किया, किसानों पे अत्याचार किया, तो केंद्र की और राज्य की सरकार के विरोध में लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा आपको ये चुनाव में देखने मिलेगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में महाराष्ट्र में आएगी। दावा कर रहे हैं नाना पटोले। तो भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ठाणे में उन्होंने दावा किया कि वहां तो हमेशा भगवा था, है और भगवा ही रहेगा। ये थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। तो बहुत कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में और बड़ा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है इस बार का चुनाव। योगेश शीतल हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आज आखिरी दिन है बिल्कुल, लेकिन तनातनी जो है योगेश अभी भी चल रही है। ये बताइए कि ये तनातनी कितना असर डाल सकती है और क्या उम्मीदवारों के मन में कंफ्यूजन है कि वो अपना पर्चा डालें, दाखिल करें या ना करें? ऐसी कितनी कंफ्यूजन वाली सीटें हैं? दोनों तरफ की भी बात कीजिए कि महायुति में भी ऐसी कितनी सीटें और एमवीए में भी कितनी सीटें? देखिए, अगर बागी की बात कीजिए तो जो बड़ी सीटें हैं उनमें से एक बोरीवली है, जहां पे गोपाल शेट्टी 2 बार एमपी रह चुके हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। और वहीं से फिर पिछले लोकसभा चुनाव में पीयूष गोयल को वहां से सीट दिया गया था। हालांकि उस वक्त गोपाल शेट्टी ने कहा था कि वो पार्टी के कार्यकर्ता बने रहेंगे और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन अब यह है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस कैंडिडेट को वहां पर लाया गया है उस कैंडिडेट से वो वहां पे खुश नहीं है। और दोनों जो नेता हैं उनके कार्यकर्ताओं के बीच में काफी नारेबाजी भी थोड़ी देर पहले हुई है। इसके अलावा पुणे की सीट की बात कर लीजिए तो पुणे में जगदीश मुलिक, जो वहां पे बीजेपी के नेता थे, यंग लीडर हैं, वहां पे उन्होंने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करने का डिसाइड किया था, लेकिन फिर बाद में उनकी बात हुई तो फिलहाल वो मामला अभी रुका हुआ है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पुणे की सीट है, कोल्हापुर की सीट है, गोंदिया की सीट है। ये कुछ वैसी सीट है
जहां पर अंतर्विरोध जारी है। जो पार्टी के कार्यकर्ता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टी के लॉयल रहे, जो कार्यकर्ता रहे, उनको मनाया जाए, क्योंकि जो पैराशूटिंग हुई है वो कई लीडर अंदर से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें महाविकास आघाड़ी में भी है, महायुति में भी है। अगर आप मोटे तौर पर देखें, अगर आप संघर्ष को लेकर देखें, कंटेस्ट को देखें, जहां बाइपोलर कंटेस्ट है, कहीं ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, उसमें माहिम की सीट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सदा सरवनकर जो कि वहां से कंटेस्ट करेंगे, शिवसेना शिंदे के बड़े नेता है वो, और उनके साथ में जो कंटेस्ट है वहां पे एमएनएस के लीडर का है, अमित ठाकरे का, वो वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। कोशिशें की गई थी कि उनको मनाया जाए, लेकिन फिलहाल मामला वहां पे भी सेट नहीं हुआ। इसके अलावा अभी कुछ समय और बाकी है नॉमिनेशन में, और मुझे लगता है जब तक घड़ी की जो सुई है वो समय अपना नहीं लॉक कर देती, तब तक ये चीजें अभी चलती रहेगी। बहुत ज्यादा सीटें वैसे रह नहीं गई हैं, मुश्किल से 12 से 15 सीटें हैं जिसको लेकर जो है अंतिम कॉल लिया जाना है। कोशिश की जा रही है कि जो है शांति से इस बात को जो है वो मनाया जाए, जो बागी हैं, जिनके तेवर दिख रहे हैं, उनको मनाया जाए। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है शाम तक चीजें साफ हो पाएगी। नवाब मलिक भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है, तो इस तरीके की चीजें फिलहाल योगेश, एक बात जो है, वैसे तो कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि देखिए जब कभी सीट शेयरिंग होती है तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कैंडिडेट तो दूसरी पार्टी के होते हैं, दूसरे सिंबल पर लड़ रहे होते हैं। महाराष्ट्र में इस बार ये कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ रहा है, और एमवीए में ज्यादा ही दिखाई पड़ रहा है क्या? देखिए, एमवीए में दिखाई देने की बड़ी वजह यह भी है कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उनका, देखिए दो पार्टियों में ये चीजें हैं। एक तो उद्धव ठाकरे की पार्टी, अगर एमवीए में अगर देखें तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें ये दिख रहा है। दूसरी जो अजीत पवार की पार्टी है जो कि महायुति में, उनमें भी ये चीज दिख रहा है। हालांकि दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है उनकी जो पार्टी है वो, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री यहां पे रह चुके हैं, अजीत पवार यहां पे मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। उद्धव ठाकरे की एक साख थी, शिवसेना की एक विरासत थी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी टूटी और उसके बाद उनको सबसे ज्यादा अगर अभी कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जो समझौता कर रहा है, जो बैकफुट पे दिख रहा है, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना दिख रही है। क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा ली है, और जो शरद पवार है उन्होंने भी अपनी बात मनवा ली है। उन्होंने पहले ही कह दिया था, बैकडोर जब अंदर खाने मीटिंग हुई थी तो शरद पवार ने पहले ही बोल दिया था कि अगर इस तरीके की तलखी अगर मीडिया के सामने जाती है या लोगों के सामने जाती है, जनता के सामने जाती है, तो उसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा। उद्धव ठाकरे इस बात को समझ चुके। संजय राउत ने बीच में नाना पटोले के साथ उनका सीधा आमना सामना हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले उठ के जाने लगे थे, बाद में उनको जो है बेलट्टीवार ने उनको बिठाया भी था। उस वक्त भी तलखी सामने आ गई थी। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट जो है, जो जिसको बोलते हैं कि घूंट पी के रह लेना, फिलहाल ये काम उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है उन्हीं के सामने ये चीजें हो रही है। कई ऐसी सीटें हैं जिसपे वे चाहते थे कि उनके कैंडिडेट कंटेस्ट करें, लेकिन नहीं हो पाया। अगर आप सीटों के अगर आप ग्राफ्स को देखेंगे तो सीटें भी उनको कम मिली है। कांग्रेस ने अपनी बातें मनवा ली है। हालांकि वो चुनाव परिणाम में दिखेगा कि एमवीए में चुनाव के बाद का क्या परिदृश्य होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर भी खेमेबाजी हुई है, नारेबाजी हुई है, कहीं पोस्टर्स लगे, कहीं वहां पे बारामती में तो सुप्रिया सुले के पोस्टर लगे थे मुख्यमंत्री को लेकर। तो वो तो खैर अभी कहानी का अगला सिरा होगा। लेकिन फिलहाल जो है, अगर आप बंडखोरी जिसको हम यहाँ पे बाकी जिसको बोलते हैं, वो अगर देखें तो वो अपनी जगह, लेकिन जो पार्टी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है वो महाविकास में शिवसेना की, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पे है, और उसमें अपर हैंड जो है कांग्रेस ने अपर हैंड लिया। बिल्कुल, चाहे जहां जितना भी कंफ्यूजन हो, लेकिन आपने सही कहा कि घड़ी की सुई तो धीरे धीरे जो है वहां तक पहुंच रही है, जहां पर वो जाकर के लॉक कर देगी कि अब इसके बाद नामांकन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश, जुड़ने के लिए इस खबर पर। वक्त है अभी एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे खासतौर पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी कम हाई प्रोफाइल नहीं है। वहां पर जो चीजें हुई हैं, जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, कांग्रेस ने जिस तरह मैदान छोड़ा है, तो सवाल उठ रहा है ये त्याग है या फिर मजबूरी। इसी पर खास चर्चा खास मेहमान के साथ एक ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं इस वक्त की, और वो खास चर्चा आज ये है कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है उसमें जो कुछ हमें देखने को मिला, खास तौर पर विपक्षी इंडी गठबंधन की तरफ से जिस तरह कांग्रेस मैदान से हट गई, तो ये त्याग है या फिर मजबूरी है। तो उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला सपा, बीजेपी और बसपा के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने सपा को समर्थन देने का वादा कर दिया है। आखिर कांग्रेस पार्टी चुनाव से बाहर क्यों हो गई, ये बड़ा सवाल है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश चंद्र यादव ने फूलपुर से नामांकन भरा है। तो कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए सुरेश चंद्र यादव को निलंबित कर दिया। उधर सपा ने गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी को शायद जीतने के लायक ही नहीं समझा, या फिर अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी बाधा बन गई एकता में। दरअसल महीनों से उत्तर प्रदेश को लेकर गठबंधन में चिंतन होता रहा, लेकिन कांग्रेस के हाथ कुछ लगा नहीं, सीट मिली नहीं, क्योंकि गठबंधन का लक्ष्य तो बीजेपी को रोकना है, ये खुलकर कह भी रहे हैं। तो सवाल यह कि लोकसभा चुनाव में तो उत्तर प्रदेश की जो जीत थोड़ी सी मिली थी उसको राहुल गांधी की लोकप्रियता बताया गया। तो फिर 4 महीने के अंदर राहुल गांधी इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर बैठे इतना बड़ा त्याग? सपा नेता अखिलेश यादव का कहना है कि त्याग करने वाले को कुछ मिलता है नहीं। तो बड़ा सवाल यह है कि फिर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई क्यों, जबकि अखिलेश को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट की गुंजाइश जब नहीं दिखी तो उन्होंने तो अपने उम्मीदवार वहां उतार दिए। उन्होंने तो त्याग नहीं दिखाई महाराष्ट्र में। सपा उम्मीदवार कई सीटों पर मुस्लिम वोट में वहां पर महाराष्ट्र में विभाजन कर सकते हैं, खासतौर पर मुंबई की कई सीटों पर। तो क्या जो राहुल गांधी का संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये सब जो पूरा एजेंडा था, क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया? इस बीच उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए और क्या लिखा गया? 27 का सत्ताधीश, यानी कि मुख्यमंत्री मान लो, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अभी से। पहले अखिलेश को भावी पीएम भी बताया गया था पोस्टर में, फिर उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी के पोस्टर क्यों गायब हो गए? 2 लड़के में तो 2 लोगों का पोस्टर होना चाहिए था। लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को करारी हार मिली, इसके बाद से अखिलेश यादव ने एक तरफा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी और कांग्रेस आलाकमान को संदेश दे दिया था। लेकिन जो सुरेश चंद्र यादव, जिनके बारे में हमने बताया कि फूलपुर से उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में नामांकन भरा, उनके जैसे कार्यकर्ता ने अपने नेता की मजबूरी समझे बगैर अगर नामांकन दाखिल कर दिया तो उनको पार्टी से निलंबित होना पड़ा। साल 2024 में कांग्रेस पार्टी भले ही 99 पर अटक गई थी, लोकसभा चुनाव के नतीजे की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने राहुल गांधी को करिश्माई नेता बताने में कोई देर नहीं की। राहुल गांधी दावा करते घूमते रहे कि सरकार बीजेपी की है, लेकिन सिस्टम पर तो अब मेरा कब्जा हो गया। राहुल गांधी दावा करते दिखे कि संसद में उनकी मर्जी के बगैर कोई बिल पास नहीं हो सकता। अब फिर गठबंधन में, विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की खुद की ये ताकत महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिख रही है? 145 सीटें लड़ने वाली कांग्रेस 100 के नीचे तक आ गई है वहां लड़ने के मामले में। क्यों महाविकास आघाड़ी ने उन्हें जीत के लायक ही नहीं समझा? उत्तर प्रदेश में खाली हाथ रह गई कांग्रेस, महाराष्ट्र में एमबीए ने नहीं माना बड़ा भाई, तो फिर कौन सी विपक्षी एकता? आखिर राहुल गांधी को चुनौती अपने सहयोगियों से ही ज्यादा है क्या? लेकिन वोट बैंक का मोह उन्हें त्याग करने के लिए मजबूर करता है। तो ये सब कुछ जब चल रहा है तो प्रदीप भंडारी, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को नीचा दिखा दिया और कहा कि राजनीतिक संदर्भ में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही फ्लॉप शो हैं। अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि राजनीति में कोई त्याग की जगह नहीं होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव जी बदला ले रहे हैं, और बदला ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से। उन्होंने उनको सबक सिखाया उत्तर प्रदेश में 0 सीट देकर, और बताया कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी कैसे एक फ्लॉप शो है पॉलिटिकली। साथ ही यह भी दावा किया कि जो हमारा गठबंधन एनडीए है वो तो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है,
गठबंधन नेशनल लेवल पर मजबूत था और आज भी मजबूत है। जैसे उत्तर प्रदेश लोगों ने सपा का समर्थन किया है, कई राज्यों में हमारे को लोग समर्थन कर रहे हैं, तो हमारा एक नेशनल लेवल पर अच्छा गठबंधन है और कोई कितना भी कोशिश कर ले, इंडिया गठबंधन कभी कमजोर नहीं होगा। ये दावा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मजबूत गठबंधन है, ये कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने किया है कि उनका जो गठबंधन इंडी गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है, भले महाराष्ट्र में जैसा भी दिखे, उत्तर प्रदेश में जैसा भी दिखे, लेकिन दावा है। खैर, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ये जो सीट छोड़ दी, मैदान से जो हट गई, ये त्याग है या फिर मजबूरी है। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में। साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी इस वक्त की इस खास चर्चा में। और मैं आप दोनों के पास आऊँ, विनोद जी के जरिए ज़रा चर्चा को विस्तार देता हूँ। विनोद जी, एक तो मतलब कई तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि भाई कहा जाता है, कई तरह की ऐसी कहावतें हैं कि चलो जब हाथ नहीं आया तो महान ही बन जाओ टाइप से, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कांग्रेस के साथ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कि हमने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाई कि महाराष्ट्र में तो अखिलेश यादव नहीं झुके, उन्होंने तो कैंडिडेट खड़े कर दिए, वो मैदान से नहीं हटे, कांग्रेस को हटना पड़ा यूपी के उपचुनाव में। तो क्या ये त्याग है कांग्रेस की या फिर मजबूर हो गई है कांग्रेस, खासतौर पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे के बाद? लाल जी, मैं आप ही की रिपोर्ट से आता हूं। अभी आपने सचिन पायलट का सुना, वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर इंटैक्ट है और काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल उन्होंने गलत नहीं कहा है। वो इसलिए कहा है कि इसी गठबंधन की आस में कांग्रेस इतनी लाचार है। सिर्फ लाचार जो कांग्रेस पार्टी अभी आपको दिख रही है कि आप इसी इलेक्शन में देखिए, असेंबली इलेक्शन में देखिए, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खाली हाथ मिला इस गठबंधन से। झारखंड में पहली बार कांग्रेस को कम सीट पे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2019 में इसी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 147 सीट पे लड़ी थी, इस बार 100 के आंकड़े से नीचे पहुंच गई। तो ये गठबंधन के धर्म निभाते निभाते कांग्रेस पार्टी कहां पहुंच गई, इसका जवाब शायद सचिन पायलट के पास नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये बात है इसमें कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो एक करिश्माई नेता के रूप में, जननायक के रूप में राहुल गांधी का जो पोस्टर चलाया था सोशल मीडिया पे, और कांग्रेस पार्टी के नेता को इतनी हवा भरी थी कि यहां तक कि राहुल गांधी देश हो या विदेश में वो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट कर रहे थे। और वो टारगेट ऐसा कि वो पहला तो ये कहते दिखे रहे थे कि हमने साइकोलॉजिकली मोदी को हरा दिया है, कंधा झुका दिया है। दूसरा उनका स्टेटमेंट होता था वो 56 इंच का छाती अब नहीं रहा। तीसरा स्टेटमेंट जो उनका होता था कि वो स्टेटमेंट था कि सरकार भले ही बीजेपी को हो, सिस्टम हमारा है। तो ये सिस्टम, ये आपकी मजबूती, ये आपकी सारी चीजें एक हरियाणा इलेक्शन हारने के साथ कैसे फुस हो जाती है? कैसे आपको अखिलेश यादव ने सीधे कह दिया कि आपसे नहीं होगा? कैसे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शरद पवार ने आपको 85-85 पे फिक्स कर दिया? तो ये सारे सवाल का चिंतन आज कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी कि आप परसेप्शन की सियासत में भले ही एक सुरेश चंद्र यादव जैसे जो पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस के हों उनको आप निलंबित कर देंगे जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये सवाल जरूर पूछेंगे कि यूपी से पूरे कांग्रेस मुक्त करने का अगर पाप किसी ने किया है तो दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने किया है। ये सवाल उनको बार बार पूछते रहेगा। बिल्कुल, ये सवाल तो है संदीप जी। सवाल ये है कि दो बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक तो बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, तो हमें ऐसा अब लगने लगा है कहीं अखिलेश जी ये तो नहीं कह रहे कांग्रेस मुक्त यूपी, उस टाइप पर वो अखिलेश जी उस एजेंडा पर काम कर रहे हों। और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि ये झुक गया कंधा, ये महाराष्ट्र से लेकर झारखंड से लेकर के यूपी के उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि वो जो राहुल जी कह रहे थे ना कि ये अभय मुद्रा है जिसको भय नहीं है, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, कोई ना कोई वजह है, हरियाणा चुनाव का नतीजा हो सकता है वजह, झुक गया कंधा, ये कांग्रेस के बारे में कहा जा सकता है संदीप जी?
इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी है, हम दोनों आमने सामने रहे हैं और तब हमको नहीं खत्म कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी बताती है, कांग्रेस मुक्त करते करते आज कांग्रेस युक्त स्वयं हो गई है। तो उनके यहाँ के जो सांसद हैं, आज भी लगभग 100 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि से गए हुए हैं। मतलब उनके पास खुद के नेता नहीं रह गए हैं और वो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त की बात करते थे। तो कांग्रेस मुक्त तो जब तक भारत रहेगा तब तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही भारत की आइडियोलॉजी है। एक बात सॉरी, आप जरा झुक गया कंधा पर आज। ठीक है, पहले नहीं सर, ये जो आप खांस रहे हैं ना, ये जो आप खांस रहे हैं, ये भी दिल्ली में आपके एक सहयोगी की देन है। नहीं सर, आज जो है प्रदूषण आज भी अच्छा, ठीक वहाँ का क्या लेवल है ये बताने ठीक है, की चलिए जरूरत नहीं बढ़िया है। आगे। ये गंभीर समस्या है देश की, इस पे भी कभी चर्चा होनी चाहिए। जरूर, हम लोग करते हैं जी, कल ही करिए और स्वस्थ बहस होनी चाहिए इस पे। जो कंधे झुकने की बात है, तो इसी उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि सारी पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है। राजनीति परिस्थितियों पर आधारित होती है और ये कोई आम चुनाव नहीं है सर, ये उपचुनाव है। मात्र 9 सीटों पर होना है और अभी 6 सीटें ऐसी हैं जो कि इसी उत्तर प्रदेश में लगभग चुनाव तय है कि कब हो जाए। ये मान के चलिए विधानसभा सत्र होगा, उसके बाद होना ही होना है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तीसरी चीज, अगर आप ये कह रहे हैं कि झुकने की और झुकाने की बात, तो आप देखिए कि कश्मीर में जो पार्टी मतलब अपने आप को कहती कि इतनी बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य है, कश्मीर में इन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या उनका कंधा झुक गया था क्या? मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस बात को स्वीकार करेगी कि उनका कंधा वहां पर झुक गया था, इसलिए वहां पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो सिर्फ परिस्थितियां होती हैं कि जो आपके विपक्ष में नहीं, थोड़ा सा अंतर, एक लाइन बोल लेता हूं। थोड़ा सा अंतर यह है कि ये 9 सीटों के उपचुनाव में भी आपने कोशिश तो की कि हमारे 5 कैंडिडेट होंगे। आपने मांग तो भारी भरकम रख दी, लेकिन जब लगा कि अब अखिलेश यादव जो है बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, 2 सीटें दे भी रहे हैं तो वो सीटें दे रहे हैं जहां बीजेपी लंबे समय से जीत रही है, तो आप फिर मैदान से हट गए। मैं बताता हूं सर। नहीं, पहली बात तो रामवीर उपाध्याय, जो कि रामवीर उपाध्याय वहां पर बसपा से सांसद विधायक हुआ करते थे और मंत्री हुआ करते थे कैद से। खैर की सीट बसपा की सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, तो भाजपा की सीट नहीं रही है। रामवीर उपाध्याय इधर से उधर हो गए तो भाजपा की भले हो जाए। तो ये कहना पहली बात तो भाजपा की सीट नहीं। भाजपा तो आप अगर 2014 के पहले देखेंगे तो 2009 के चुनाव में कितना परसेंट वोट रहा है? मैक्सिमम जो है 12% से 15% के बीच में हर सीटों पर इनका वोट रहा है। और आप अगर 2017 के पहले के चुनाव, अगर आप 2012 के चुनाव में देखेंगे तो 12% वोट इसी उत्तर प्रदेश में रहा है। तो ये कुछ है नहीं, किसी का कहना ये कि इनकी सीटें हैं, उनकी सीटें हैं, भाजपा बहुत मजबूत। देखिए, मैंने कहा कि परिस्थितियां जिस तरीके से होती है उस तरीके से गठबंधन होते हैं, उस तरीके से सीटों का चयन होता है। आपने कहा कि हमारी डिमांड थी, हम बिल्कुल डिमांड कर रहे थे। एक राजनीतिक पार्टी के होने के नाते हम महाराष्ट्र पर और झारखंड पर भी थोड़ी सी टिप्पणी कर दीजिए। महाराष्ट्र में आप 100 सीट भी नहीं लड़ पाए, झारखंड में आपकी सीटें कम हो गई। नहीं, बिल्कुल उससे भी करते हैं और आंकड़े के साथ करते हैं। एक विनोद जी ने कहा कि हवाबाजी की बात की कि राहुल जी की हवा भरी। साहब, हमारे पास वो वाली मशीन नहीं है कि डायरेक्ट जो है विधायक भी ना हो। अब आप ईडी और सीबीआई भी ले आइए। नहीं विनोद जी, रिक्वेस्ट मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना। चलिए, वो वाली मशीन हमारे पास साहब नहीं है कि एक आदमी ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव भी न लड़े, डायरेक्ट आकर मुख्यमंत्री बन जाए। त्रिपाठी जी, स्वीकार कीजिए आपके पास कैडर नहीं है। सुनिए ना, मशीन कैडर ठीक है, आप जवाब बीजेपी के देंगे। बिल्कुल कौशल जी जवाब देंगे, लेकिन ये मत कहिए आपकी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं कोई मंत्री भी नहीं बनूंगा, जब भी बनूंगा सीधे पीएम बनूंगा। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है सर, बड़ी मजेदार बात यह है कि जिस मशीन की बात कर रहे हैं, 2014 के पहले 2012 में मैंने गुजरात के 19 जिलों में एज ए छात्र नेता के रूप में काम किया है। वहां की सच्चाई को खूब अच्छी तरीके से मैं जानता हूं कि किस तरीके से उस गुब्बारे में हवा भरी गई जो आज भी चल रही है। वो मशीन हमारे पास नहीं है कि हम झूठ के पुलंदे पर इस तरीके का महल खड़ा कर सके। आज आप गुजरात मॉडल की बात नहीं करते जिसपे 14 पे आपने चुनाव लड़ा था। आप अब उन बातों उनकी बात भी चर्चा भी नहीं। चलिए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, कौशल जी से जवाब लेने दीजिए। कौशल जी जवाब दीजिए। आप कौशल जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि भाई हमारे पास वो हवा भरने वाली मशीन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये भी उठाई थी
कि आप भी तो कश्मीर में चुनाव नहीं लड़े, तो कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, झारखंड में कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, उत्तर प्रदेश में? कौशल जी बताइए। अरे भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, उसने तो कुर्बानी दी है। अच्छा, कुर्बानी। उस कुर्बानी का मजाक जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती है, इस पे 2 पुराने गाने सुना देता हूँ। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। तो कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में ये गाना गा रहे हैं, ठीक। और जो समाजवादी है वो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? यूपी में कांग्रेस साफ, महाराष्ट्र में समाजवादी है पूरे साफ। एक और गाना मैं बोल देता हूँ कौशल जी, एक गाना मैं भी बोल देता हूँ। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। नहीं, इसमें एक और है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दी वाला। क्या बात है, यानी समाजवादी बढ़िया जो है महाराष्ट्र में बेगाने हो गए और कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश में बेगाने हो गए, दोनों अब्दुल्ला हो गए हैं। भगवान जाने क्या होगा। खैर, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि विचारधारा और कांग्रेस मुक्त बीजेपी हो गई, तो मैं ये बोलना चाहूंगा त्रिपाठी जी, कोई भी कार्यकर्ता और तो कोई भी आपका मेंबर वो विचारधारा के पीछे चलता है। जब कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ हो जाए, कांग्रेस की विचारधारा आजादी के पहले की मुस्लिम लीग हो जाए, तो उसके राष्ट्रवादी लोग कांग्रेस को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। और वो आज भारतवर्ष में केवल जो राष्ट्रवादी पार्टी जो कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन है, और सभी का हम तो स्वागत करते हैं। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। एक और बात का जवाब दीजिएगा कौशल जी, एक बात का और जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो पैराशूट से बड़े नेताओं को उतार के सीएम पीएम बना देती है, हम एकदम जमीनी कार्यकर्ता तैयार करते हैं। संदीप जी ने बोला है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम इनके खानदान को देखना चाहें तो वो जो मोम की गुड़िया प्रधानमंत्री बन गई थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, इंदिरा जी की बात कर रहा हूं। एक पायलट आके देश का प्रधानमंत्री बन गया था। उसी तरीके से राहुल गांधी जिस तरह से लॉन्चिंग पैड पे बार बार फेल होते रहने के बाद भी जिस तरीके से पीएम कैंडिडेट बनाए जा रहे हैं, और एक रोहन वाड्रा लॉन्चिंग पैड पे रेडी है, तो जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी जी। नहीं है, मैं पूरी बिल्कुल दीजिए जवाब। संदीप त्रिपाठी जी दीजिए, काउंटर कीजिए। नहीं, कौशल जी की मैं समस्या समझ सकता हूं। कौशल जी इस बात को जानते हैं कि अब यहाँ पर हमारे साथ तो डिबेट कर रहे हैं, चर्चा पर चर्चा, नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन अगर संदीप त्रिपाठी गलती से भी उधर चले गए तो सिर्फ ये यही करते रहेंगे कि संदीप त्रिपाठी मंत्री बन जाएंगे और जो है मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। हमारे यहाँ के एक निकले हुए क्या जो है कई नेता है जो मुख्यमंत्री। भाजपा के पास लीडरशिप ही नहीं है। हम नेता पैदा करते हैं, हम नेता पैदा करने। जवाब दीजिए कौशल जी। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं बनते, उनके पास दल बिछाने वाले, पानी पिलाने वाले, लड़ाई करने वाले, करने वाले, बीच में टोकने वाले, जवाब दीजिए कौशल जी, देने वाले, लेकिन नेता नहीं बन पाते। कौशल जी जवाब दीजिए। अभी आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे सर। त्रिपाठी जी जवाब तो सुन लो, त्रिपाठी जी जवाब तो सुन लो दोस्त। भैया देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी 5 साल इलेक्शन, मुख्यमंत्री बनने के पहले कौन सा चुनाव लड़े के लिए चुनाव नहीं लड़ती। मुख्यमंत्री बनने के पहले कौन सा चुनाव लड़े थे? भाई प्लीज संदीप जी जवाब सुनिए। हमने सब, अरे सुन तो लीजिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। संदीप जी अब सुन लीजिए, कौशल जी को सुन लीजिए। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका कार्यकर्ता कभी सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, वो देश के भविष्य को बदलने के लिए चुनाव लड़ता है। और यही वजह है ठीक है, मोदी जी ने ठीक लाल जी, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ विनोद जी। 47 में विकसित भारत ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास। चुनाव के लिए करते हैं, आप दोनों के पास लौटता हूँ, में आने के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, देश के भविष्य को बदलने के लिए। ठीक है, ठीक है, कौशल जी आ रहा हूँ, संदीप जी आपके पास भी आ रहा हूँ। विनोद जी, विनोद जी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। दोनों प्रवक्ता बहुत शानदार डिस्कशन कर रहे थे और मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन में हम लोग भी थोड़ा सा सुने उन लोगों की बात। बहुत शानदार तरीके से त्रिपाठी जी भी अपनी बात रखे हैं। बिल्कुल बेशक। लेकिन त्रिपाठी जी जो बात छुपा रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं उनके संदर्भ को लाता हूं। पर्दा हटा दीजिए फिर। हाँ। छुपा उस बात को रहे कि त्रिपाठी जी आपको G23 याद होगा। हाँ। आपके ही असंतुष्ट घरे जो G23 बनाया था और उन्होंने जो डिमांड की थी कि भाई कांग्रेस को एक बार पार्टी को आलाकमान को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि उस पार्टी की इतनी बदतर हालत क्यों हुई है।
आपने ये करने के बजाय आलाकमान ने सारे लोगों को G23 कहाँ के कहाँ बिखर गए। हाँ, सारे के सवाल सारे ये है, आपके सामने में जीता जागता उदाहरण अभी हरियाणा का चुनाव है। भूपेंद्र हुड्डा को आपने वहां नायक बनाया और खामियाजा जो है पूरी पार्टी भुगती। आपने कभी हिम्मत नहीं की, बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने वाली पार्टी है। अगर आप लोग थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के लोग धैर्य से उस चीज को समझे, बीजेपी में ये मुद्दा है, चाहे वो इलेक्शन के बाद छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का, या अभी आप राजस्थान का हो, आप देखिए कि बीजेपी ने कैसे चीफ मिनिस्टर को बदला है, कैसे पुराने पीढ़ी के सारे नेताओं के बदले में नए पीढ़ी के नए लोगों को सामने में लाया है। बीजेपी रिस्क लेती है। और आपकी पार्टी वो कमलनाथ के दौर से लेके, अशोक गहलोत के दौर से लेके, भूपेंद्र हुड्डा के दौर से लेके, कितने नाम गिनाऊं, केरल में एंटनी के दौर से लेके, तमिलनाडु से लेके आप यहाँ तक कर्नाटक में आ जाइए, सिद्धारमैया के दौर से लेके, आपने पार्टी कभी हिम्मत ही नहीं दिखाई या नहीं दिखा सकती है कि आप नए पीढ़ी के लोगों को सामने में ला सकते हैं। नाम पर चुनाव जीते बेचारे 5 साल तक संघर्ष आप एक बेचारा डीके शिव कुमार इतना दिन लड़ता रहा, 2.5 साल पे उसका आपने उसके साथ में वहां कंबाइंड एक कॉम्बिनेशन बनाया और 2.5 साल बदले में फूस कर दिया। बेचारा डीके शिव कुमार अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल सबसे बड़ा राहुल गांधी पे नेतृत्व पे है। सवाल उस नेतृत्व पे है जिसको आप हमेशा झटक देते हैं। जहां जीत हो, यूपी में आपकी कुछ सीटें मिली तो आपकी राहुल गांधी का करिश्माई नेतृत्व बना के आपने देश और दुनिया में उसका प्रचार शुरू किया। ठीक है। लेकिन अगर राहुल गांधी की अगर कांग्रेस की हार हुई तो आप सीधे सीधे तलवार लेके वहां के जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका कलम करने तैयार हो जाते हैं। संदीप जी, ऐसा होता है क्या? ये सवाल आपके सामने में रहेगा कि आपके पार्टी में अगर आप नट सेल में सुने तो कोई गट्स नहीं है लीडरशिप का जो स्टेट में एक नया लीडरशिप पैदा कर सके, अपने कैडर पे भरोसा कर सके। लाचारी ये आपके पास नहीं है। लाचारी पिछले 5 साल तक राजस्थान में दिखी, ये लाचारी कर्नाटक में भी दिख रही है। संदीप जी, ये लाचारी दिख रही है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस जैसी पार्टी को हो रहा है क्या? सर, एक कहावत है, निमसे के मेहर गांव भरे के भौजाई, हिंदी की देसी कहावत है। इसको बढ़िया से हिंदी में भी थोड़ा समझाइए। हाँ, समझ गए हैं, पूर्वांचल वाले हम भी हैं संदीप जी। हाँ, आप समझ गए। हाँ, तो मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि जब एक रिवाइवल का दौर आता है सर, तो इस तरीके की परिस्थितियां जब कोई लोकतांत्रिक पार्टी होती है तो वो फेस करती है। हम उस दौर से बाहर आ चुके हैं। अभी आपने G23 की बात की, क्या वो हुड्डा जी भी तो उसी का हिस्सा थे? हमने किनको निकाल दिया? जो हुड्डा जी रेफरी थे सिर्फ उसमें। हुड्डा जी रेफरी नहीं थे, उसका हिस्सा थे। सर, बहुत सारे ऐसे नेता थे उसमें जो कि आज भी है। मैंने कहा कि जब इस तरीके की जो है परिवर्तन होते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन आती है और जहां पर लोकतंत्र होता है, पार्टी के अंदर इस तरीके के डिस्कशन आते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए। और जब हम हारते हैं तब बिल्कुल इस तरीके की बातें आती हैं और जब एक जीत होती है तो 100 कमियां ढक जाती है और एक हार सर 100 कमियों को उजागर करती है। ये फैक्ट है, ये मानव स्वभाव है, ये साइकोलॉजी है, तो हम उसको फेस कर रहे हैं। अब भाई बात आई राहुल जी के नेतृत्व की। ठीक, राहुल जी के ही नेतृत्व में हम 2009 का चुनाव जब लड़े, सब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। आज सबको ये कि अगर बनना चाहते कोई रोक नहीं सकता था। उसके बाद हम बहुत सारे चुनाव जीते। राहुल त्रिपाठी जी, आप मनमोहन सिंह का अपमान कर रहे हैं। आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं मनमोहन सिंह जी को, क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जो उन्होंने यूपीए 1 में काम किया, यूपीए 2 का। और आप जो अभी राहुल गांधी को नेता बना रहे हैं, राहुल गांधी आपके मंत्री भी नहीं बने थे, जो मनमोहन सिंह ने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया था। आप देखिए, ये आपके पार्टी में दिक्कत है कि राहुल गांधी को बचाने के लिए हर छोटे बड़े नेता इस तरह से ढाल बन के खड़े होते हैं। ये दिक्कत है। थोड़ा सा हम लोग एकदम फेयर डिस्कशन कर रहे हैं। क्रेडिट मनमोहन सरकार को जाता है। संदीप जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, बिल्कुल मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन जितनी भी स्कीमें उस समय जिसकी बदौलत, चाहे वो जो है भट्टा परसौल के बाद किसानों के ऋण माफी की बात हो, राहुल जी ने उठाई, और जो है मनरेगा ड्राफ्टिंग कमेटी के उस सदस्य थे, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका उठाई। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसमें तो जो सुपर कैबिनेट एनएसी थी उसकी भूमिका थी, है ना? सुपर कैबिनेट एनएसी की।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यहाँ तक कि जो उन्होंने एक कैबिनेट का जो है फाड़ दिया था, जिसमें 2 साल की सजा होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, राहुल जी को आज भी अपोज किया जाता है उस चीज के लिए, जबकि ये नहीं बताया जाता कि उनको किस चीज को उन्होंने फाड़ा था। ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। तो राहुल जी का नेतृत्व, मैं उसी नेतृत्व की देन है कि एक कांग्रेस से निकलकर जो ऑर्डिनेंस भारत सरकार के कैबिनेट ने जिस ऑर्डिनेंस को पास किया था उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था राहुल जी ने, है ना? सर वो क्या था, वो अध्यादेश वो था क्या? उस अध्यादेश क्या लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए उस समय आप लेकर आए थे वो अध्यादेश? तो सर अगर ये तो राहुल जी की हमको तो बड़ाई करनी चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो इतना डेडिकेटेड है। तो पार्टी के अंदर ना, पार्टी के अंदर आपको ये करना चाहिए था। इसमें कम से कम भारत सरकार की कैबिनेट का अपमान नहीं होता ना। कैबिनेट के हिस्सा नहीं थे सर। आ रहा हूँ हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और एक कार्यकर्ता को एक अधिकार है। कौशल जी आ रहा हूँ, कौशल जी। अब कौशल जी जवाब देंगे। कौशल जी बोलिए कौशल जी। संदीप जी जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, आप सोचिए कि एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा गया, उसके बाद भी जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस मतलब राहुल गांधी का बचाव कर रहा है, इस पे मतलब क्या कहा जा सकता है? मैं यही कह सकता हूं कि तर्क का जवाब हो सकता है, कुतर्क का तो जवाब ही नहीं हो सकता। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के ऊपर रखा जा रहा है और आपने पूर्वांचली भाषा बोली। मैं भी एक चीज बताऊं, राहुल गांधी का वही हाल है जैसे मेडकी चले नाल मढ़ावे। आपको समझ में आ गया होगा। इसको दूसरी ढंग से कहे शौकीन गुड़िया चटाई का लहंगा मेडकी चली। हाँ ठीक है, तो यही हाल राहुल गांधी का। पर कांग्रेस वालों की समस्या यह है कि उन्हें उस परिवार से ऊपर कुछ नजर नहीं आता। यही कांग्रेस के डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन है। और इसके लिए मैं नहीं कहता, अखिलेश वखिलेश जो कहते हैं वही कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी चालू और चिरकुट पार्टी है, इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये इनके अपने गठबंधन का मामला है कि इनके गठबंधन के साथी इनको क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। और जिस तरीके से एक ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले बात पर भी जिस तरीके से कांग्रेस आज राहुल का समर्थन करती है, यहीं पे समझ में आता है कि कांग्रेस किस तरह से बदल चुकी है, कितनी करप्ट हो चुकी है, कितनी राष्ट्र विरोधी है, कितनी देश विरोधी है। ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है कि पार्टी के अंदर आप तमाम बातें कर लीजिए, लेकिन इस तरह कैबिनेट के द्वारा पारित ऑर्डिनेंस को फाड़ना ठीक नहीं है। ये भारत सरकार के, भारत के कैबिनेट का इकबाल की बात और मनमोहन सिंह जी आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल ये बात हम सही है। उनको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। आप भले ही मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री ना माने, नहीं तो नहीं मानेंगे, वो भी मानते हैं। बोलिए संदीप जी, बोलिए संदीप जी। नहीं, हम तो मानते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री, लेकिन मोदी जी उस समय मनमोहन सिंह जी को नहीं मानते थे, कहते थे देहाती औरत है। नहीं, वो रॉबर्ट प्रधानमंत्री थे जिसको कि एनएससी चलाती थी और वो फोटो बहुत बढ़िया रहा। आप दोनों के पास लौटता विनोद जी आपकी एक मुझे ये टिप्पणी चाहिए। नहीं, त्रिपाठी जी, जो हमारा मूल जो डिबेट था, कांग्रेस जिस तरह से सिर्फ 4 महीने बीते हैं, सिर्फ 4 महीने में कांग्रेस जितनी ज्यादा डिफेंसिव हो गई है, विनोद जी आगे की आपको तस्वीर क्या लग रही है? नहीं भाई, मुझे बहुत, मैं कह सकता हूँ त्रिपाठी जी बहुत विद्वान आदमी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो ये बातें आज तर्क रखा है दलील की, कैबिनेट के उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने के राहुल गांधी ने क्या कहा, वो जो उसको तो कहीं से जस्टिफाई नहीं किया, ये अशोभनीय है। बिल्कुल ये अशोभनीय ये है। और इकबाल के बाद तो अलग बात है, ये 140 करोड़ देशवासियों का ये अपमान होता है। बिल्कुल, जब भारत सरकार का कोई निर्णय और भारत सरकार की पहल का एक अदना सा आदमी उठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब में लोगों के बीच में इस तरह का मजाक बनाए, तो ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। आप ये कह सकते हैं कि ये पॉकेट में लेके राहुल गांधी जो इन दिनों जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं, उनको कम से कम वो संविधान पढ़ लेना चाहिए था, जिसका उन्होंने कहिए कि सार्वजनिक रूप से अपमान किया था। एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट के डिसीजन को प्रेस क्लब में बैठ के लोगों के सामने में और मीडिया के सामने में फाड़ते हुए। नई बात जो आपका सवाल है उस पर मैं आता हूं कि जो इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, ये इलेक्शन है, चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, बिल्कुल उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 2 से जो 310 तक जाने वाली बीजेपी है या 244 पे अभी है, उसने हर मोड़ पे हर हार के बाद समीक्षा की है
इसकी कमी है कहीं ना कहीं कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं समझ पाई है कि ये आला कमान अभी आपके पार्टी अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन त्रिपाठी जी सच बोले कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इस पूरे जितना भी अभी अलायंस की सीटें लड़ रहे हैं, जहां पे आपको लगता है उनकी कोई भूमिका क्या भूमिका रही है, ठीक है, किस जगह पे उनकी भूमिका रही है। तो जब तक आप पार्टी को आप एक सर आप इस बात को आप लोग सर उनकी भूमिका वही है जो दरवाजे से झांकते। अच्छा, वो उस तस्वीर की वायनाड वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं, वायनाड वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं, वायनाड वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने एकदम मौके पर चौका मार दिया कौशल जी है। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। संदीप जी नहीं, देखिए इनके यहाँ एक झूठ की फैक्ट्री है, उसमें आप देखिए कांग्रेस ने, इसमें झूठ का है, वो तस्वीरें हैं गवाह। इसमें कहा अरे इसमें कहा झूठ है यार। चलिए ठीक है, आप सच बोल रहे हैं, आप जज है भाई, हम मान लेते हैं। आप बोलने देंगे तभी तो सच। हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं, आपने अपनी बात कही, मेरी बात आ जाए, उसके बाद निकलेगा उसमें से। मैं एक बात कहूंगा, मैं ये बात कहूंगा कि ऐसी तस्वीरें जब आएंगी तो कौशल जी तो वो कहते हैं लूज बॉल दीजिएगा तो छक्का मारेंगे, ऐसी तस्वीरें आनी नहीं चाहिए। अंदर हो सकते हैं। अरे संदीप जी, रोहन वाड्रा अंदर हो सकते हैं, पर मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर हो सकते हैं। इसी से पता चल जाता है कांग्रेस की विचारधारा। चलिए, फिलहाल विनोद जी ने जो एक बात कही कि देखिए तमाम हार के बाद कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लंबे समय तक सत्ता में रही है, देश को कांग्रेस की जरूरत है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन जो विनोद जी ने बात कही वो महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी कुछ होता है तो उससे सही एक सबक लेकर के सही, जिसे कहते हैं कोर्स करेक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, कौशल जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के इस खास डिस्कशन में। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि इस बार रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपावली है अयोध्या में, तो बड़ी ही विशेष दीपोत्सव है, उस पर खास तौर पर बात करेंगे। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब एक जबरदस्त दीपोत्सव की बात करेंगे अयोध्या में, जहां 500 साल की प्रतीक्षा के बाद ये विशेष दीपावली आई है। ये दीपावली कुछ खास है, रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की ये पहली दीपावली है। 500 साल बाद की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या अपने राम मंदिर की भव्यता से इस बार अभिभूत है। पीएम मोदी ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही उद्गार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा 2 दिन बाद हम दीपावली का पर्व मनाएंगे, इस साल की दीपावली कुछ खास है। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हैं। उनके विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। कई पीढ़ियां गुजर गईं, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, यातनाएं झेली। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस खास दीपावली के साक्षी बन रहे हैं। भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान के स्वागत में इस बार का दीपोत्सव भी कुछ खास है। 25 लाख दीपकों से रामनगरी अयोध्या की छठा अद्वितीय होने वाली है, शायद विश्व रिकॉर्ड भी। ये दीपावली यादगार होगी, इसकी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। लाखों की तादाद में आने वाले श्रद्धालु फूलों और दीपों से सजे अयोध्या जी का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको दीपोत्सव को लेकर के हतोत्साहित हैं। लेकिन जो स्थानीय कुम्हार हैं, प्रजापति के साथ लाखों कारीगर हैं, उनके घर तो पिछले कई महीनों से दिवाली है, रौनक है। कई गांवों के हजारों कारीगर इस उत्सव के आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सपा के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ये तो ड्रामा है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम ने जिले के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन कुछ तथाकथित सेक्युलर नेता को अयोध्या की भव्यता से दिक्कत है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी हों या फिर अखिलेश यादव आज तक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या तक गए नहीं। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं वो इस आयोजन को ढोंग बताते हैं। लेकिन जरा सोचिए, प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक और समाजवादी पार्टी के मेंटोर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हर साल चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन किया करते थे, लेकिन आज के समाजवादी, उनको तो वक्त में दिलचस्पी है, राम में है ही नहीं। तो सबके राम हैं, वाल्मीकि के राम हैं, तुलसी के राम हैं, शबरी के राम हैं, रैदास के राम हैं, कबीर के राम हैं, रहीम के राम हैं। राम में सबने अपने लिए आदर्श ढूंढने की कोशिश की। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा भी था, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को है नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद। उस राम नगरी अयोध्या की ये दीपावली क्यों छूट गई? ये भारतीय सभ्यता के लिए सवाल तो बना रहेगा कि बीच में हम क्या भटक गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा अयोध्या में? कहा उन्होंने 500 साल बाद ऐसा समय आया है कि राम अपने घर में हैं और भव्य उत्सव की तैयारी की जा रही है। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। तो ये उद्गार आपने प्रधानमंत्री के सुने और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को, जो एक बात कही जाती है कि खुशी के आंसू, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी में हम ये दिन देख लेंगे, और आज वो दिन आया हुआ है और दीपोत्सव की तैयारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उनसे ज़रा इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। विनोद जी, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु, बहुत सारे ऐसे भारतीय जिन्होंने सोचा तक नहीं था कि ऐसा दीपोत्सव अयोध्या में आएगा जिसमें रामलला विराजमान अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन इस बार ये दीपोत्सव है और वो सपना साकार हुआ है। इस बार कितना खास, जब लोग अयोध्या को जाएंगे या फिर टेलीविजन पर देखेंगे, क्या उद्गार मन में निकलेगा विनोद जी? लाल जी, ये रोमांचक क्षण है ना। मैं इस रोमांच की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप महसूस कर सकते हैं 500 साल के उस संघर्ष को जो पीएम मोदी कह रहे थे। उस संघर्ष को आप महसूस कर सकते हैं कि कितने लाखों लोग इसके लिए यातनाएं झेली होंगी, हजारों लोगों की कुर्बानियां हुई होंगी, तब जाके कई पीढ़ियां गुजर गई। और आज हम सब सौभाग्यशाली तो जरूर हैं कि कम से कम इस राम मंदिर के निर्माण के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये भव्य आयोजन का देखने का हमको एक मौका मिला है। रही बात, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे थे तो ये समझने की जरूरत है जी। एक बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब रामलला को उस टेंट में रखा गया था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में पहुंचे थे और उन्होंने पूजा करते समय में, वो वीडियो भी काफ़ी अभी भी पिछले दिनों भी वायरल हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में कार्यकर्ता के रूप में जो लोगों का संघर्ष देखा था, तो उन्होंने ये बात यकीनी तौर पर बात कही कि अब मैं दोबारा इस अयोध्या में दोबारा तभी लौटेंगे जब राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। वो टेक लिया और टेक पूरा किया। और वो देखिए कि मैं तो कह रहा हूं कि पीएम मोदी भाग्यशाली हैं कि अपने ही दौर में उन्होंने जो बात कही अयोध्या में और वो बात सच साबित हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राम मंदिर का न केवल शिलान्यास किया, मंदिर उद्घाटन किया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में रामलला विराजमान के मौके पे मौजूद रहे। तो ये अद्भुत अविस्मरणीय क्षण है, अद्भुत है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि अश्विनी मिश्र जो है वही एकदम ग्राउंड जीरो पर हैं। अश्विनी मिश्र के पीछे देखिए कितनी भारी तादाद में दिए दिखाई पड़ रहे हैं। अश्विनी, बड़ी जबरदस्त तैयारी अश्विनी इस बार, और क्या देखिए जिस उद्गार की बात हम लोग स्टूडियो में कर रहे हैं, आप तो वहां एकदम ग्राउंड जीरो पर हैं, आप जमीन पर हैं। कैसा उद्गार वहां पर अश्विनी, कैसी भावनाएं देख पा रहे हैं आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप वहां पर हैं। जी, मैं वही नजारे आपको दिखाना चाहूंगा, वो अद्भुत
अकल्पनीय अलौकिक दृश्य। अभी तकरीबन ये सरयू की राम की पहाड़ी पर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में 28 लाख दिए सजाए गए हैं। वास्तव में तो परंपरा ही दीपावली की भगवान श्री राम से शुरू होती है। जब वो 14 वर्ष के वनवास और रावण के आतंक के अंत के बाद जब अयोध्या पधारे तो दीपावली की परंपरा ही इस धरती पर शुरू हुई। और अब जबकि 500 साल का अयोध्या में ही भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है। 14 साल का वनवास तो समाप्त करके वो त्रेता युग में आए थे, लेकिन अफसोस ये था, विडंबना ये थी कि यहाँ 500 साल का वनवास समाप्त हुआ। और अब जबकि भगवान श्री राम रामलला के रूप में, बालक रूप में अपने भव्य दिव्य नव्य प्रासाद में अवस्थित है पूरे विधि विधान से, तो अब आज की पहली ये दिवाली है, इसलिए इसको लोग अलौकिक अभूतपूर्व बनाने के साथ साथ ऐसा विस्मरणीय बनाना चाहते हैं कि विश्व कीर्तिमान बने। तकरीबन 28 लाख दिए इसी तरीके से 55 घाटों पर सजाए गए हैं लालचंद। पूरे के पूरे सरयू की आरती के यहाँ पर परंपरा है। 1100 से ज्यादा लोगों की एक साथ सरयू आरती करके उसका भी विश्व कीर्तिमान बनाने की कोशिश है। तो निश्चित तौर से आप ये माने कि अयोध्या का जो गौरव था, अयोध्या की आत्मा को सजोकर, आध्यात्मिक स्वरूप को सजोकर आधुनिक स्वरूप जो प्रदान किया गया है, वो ये बताता है कि कैसे हम अपने आदर्शों को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, हम अपने सनातन को, अपने शाश्वत मूल्यों को अपने हृदय में अवस्थित करते हुए नए विकास के राह पर चल रहे हैं। और वही विकास का राह है जो दुनिया को सबसे सुंदर लोकतांत्रिक रूप से राम राज्य की संकल्पना का अवधारणा देता है, और उसी को चरितार्थ करने में कहीं प्राण प्रण से लोग जुटे हुए हैं। निश्चित तौर से 3 दिन का ये महोत्सव शुरू हो चुका है। ये 8वां संस्करण है अयोध्या के दीपोत्सव का। पहले संस्करण में केवल विश्व कीर्तिमान नहीं बना था, नहीं तो उसके अलावा अब तक 7 विश्व कीर्तिमान बन गए हैं। और नए विश्व कीर्तिमान बनाना और अपने ही कीर्तिमान को स्वयं ध्वस्त करके नया विश्व कीर्तिमान बनाना, बिल्कुल। हम तो अभी तक 25 लाख की बात कर रहे थे, तो लोग देखेंगे कि हम नया विश्व कीर्तिमान बना। हम तो अभी तक 25 लाख की बात कर रहे थे, आप 28 लाख की बात कह रहे हैं। आपने त्रेता से कलयुग को भी जोड़ा। जी, 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। कोशिश होगी 25 लाख का कीर्तिमान बनाने का। अगर ये 5 मिनट तक, 30 मिनट तक ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन चलेगा, अगर 5 मिनट तक वो सारे जितने भी दिए काउंट होंगे वो 25 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हवा चलती रहती है, सरयू का किनारा है, लोगों का उत्साह भी है, लोगों का आवागमन भी होता है, तो 25 का कीर्तिमान बन सके, इसलिए लक्ष्य जो है 28 लाख दीपों को सजा दिया। 28 लाख दीपक अनवरत यहाँ पर सजा दिए गए हैं लालचंद। बिल्कुल, आपके पीछे दिखाई भी पड़ रहा है। आपने त्रेता का जिक्र किया। त्रेता में जब भगवान राम वापस आए थे, नजारे दिखाता हूँ जी। त्रेता में जब भगवान राम, हाँ बिल्कुल, नजारा भी दिखाते रहिए और थोड़ी बात भी करते रहिए। त्रेता में जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद आए तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। और आपने सही कहा कि कलयुग में तो 500 वर्षों का वनवास काटना पड़ गया प्रभु श्री राम को। तो इस बार अयोध्या वासियों की तो खुशी जो है वो त्रेता वाले अयोध्या वासियों से भी कई गुणी ज्यादा होगी अश्विनी। निश्चित तौर से त्रेता युग की खुशी से ज्यादा इस मायने में भी खुशी है कि अयोध्या वो धरती है जो कहीं न कहीं भारत में भारतीयता के प्रकाश स्तंभ के होने के साथ साथ एक उजड़ी हुई अयोध्या थी, एक बिगड़ी हुई अयोध्या थी, एक ऐसी वैधव्य का शिकार अयोध्या थी जिसके श्रृंगार की नई परंपरा वर्तमान सरकार ने शुरू की है। वास्तव में वैधव्य जनित कहीं न कहीं अयोध्या दिखती थी, उजड़ी हुई अयोध्या दिखती थी। आज अगर आप देखें तो चारों तरफ अयोध्या के अलग अलग निर्माण कार्यों को किया गया है। एयरपोर्ट तो बनाया गया है, सड़कों का चौड़ीकरण करके नए नए घाटों का सुसज्जीकरण किया गया है। लता मंगेशकर चौक से लेकर चाहे राम पथ कहें, चाहे भक्ति पथ कहें, चाहे धर्म पथ कहें, सभी पथों को चौड़ीकरण किया गया है। तो एक आध्यात्मिकता अपने में संजोए हुई थी अयोध्या, लेकिन आधुनिक कलेवर अयोध्या को नहीं हासिल हुआ था। वो आधुनिक कलेवर कहीं न कहीं आध्यात्मिकता को संजो के ठीक है अश्विनी वर्तमान सरकार ने किया है। बिल्कुल अश्विनी, मन तो यही करता है कि आपसे मतलब वहां के नज़ारे के बारे में बस बात करते ही रहें, लेकिन समय की सीमा है। आगे चल करके अगले 2-3 दिनों में आपसे एक लाइन सिर्फ, हाँ, एक लाइन आप अश्विनी जी ने दिखाया अद्भुत दृश्य। हाँ। हम लोग तो वहां पहुंच नहीं पाए हैं, अश्विनी जी ने तो साक्षात कराया है। ये अद्भुत और रोमांचक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश को ये समझने की जरूरत है। एक फॉल्स नैरेटिव में आजादी के बाद 75 साल तक इस देश ने कभी कोशिश नहीं की, ये पहल नहीं की कि भव्य राम मंदिर बने और रामलला विराजमान वहां स्थापित हो। तो ये सामाजिक एकता और सामाजिक भागीदारी की बात जब आप देखते हैं तो 500 साल बाद ये प्रतीक्षा वाली दिवाली बिल्कुल सबके सपने को साकार किया। ठीक है, और सभी को इंतजार रहेगा उस पल का जब हमारे संवाददाता अश्विनी हमें
में लगातार वहां से दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जुड़ने के लिए। आगे हम लोग जुड़ेंगे और बात करते रहेंगे और आप वहां से इसी तरह के मनोरम और अच्छे अच्छे दृश्य दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और विनोद जी आपका भी स्टूडियो में रहने के लिए, बने रहने के लिए और चर्चा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।